सबसे पहले देखिए बात जो है उत्तराखंड की हम कर देते हैं, जहां एक तरफ चारधाम यात्रा की शुभ शुरुआत होने जा रही है तो दूसरी ओर यहां के जो जंगल है वहां पर भीषण आग लगी हुई है। चुनौती लगातार हमारे सामने है। 10 मई यानी शुक्रवार से केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। 6 मई को उखी मठ से चली बाबा केदार की चल विग्रह डोली कल शाम को केदार धाम पहुंच जाएगी और फिर 10 मई को सुबह विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। लेकिन पहाड़ों पर धधकते जंगल चिंता का सबब लगातार बने हुए हैं, क्योंकि जंगल की ये आग धीरे धीरे हाईवे के किनारों तक पहुंच चुकी है, जो आने वाले दिनों में यात्रियों की राह का रोड़ा जरूर बन सकती है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने इस समस्या से निजात पाने के लिए आज एक हाई लेवल बैठक बुलाई और इस बैठक की अगुवाई राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जंगलों में लगी अभी भी जो आग है वो काफी जल रही है। चमोली के जंगल धीरे धीरे सुलग रहे हैं। इसी तरह चमोली के जंगल में लगी आग फैलती ही जा रही है। वहीं उत्तरकाशी जिले की अगर हम बात करें तो वहां भी जंगल की आग विकराल रूप ले चुकी है। रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी यही वो जिले हैं जहां उत्तराखंड के चारों धाम स्थित हैं और इन जिलों के जंगल शोले उगल रहे हैं। वहीं पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल के जंगलों की वन संपदा भी राख होती जा रही है। आने वाले दिनों में मौसम बदलने से वहां बारिश की उम्मीद है। ऐसे में जंगल की आग की तभी पूरी तरह से शांत होने की उम्मीद है। इसके अलावा आग को बुझाने के लिए पहले से ही सभी तरीके अपनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा से ठीक पहले हरे भरे पहाड़ धधक रहे हैं, जंगल झुलस रहे हैं। जंगली जानवर और प्राकृतिक संपदा का कितना नुकसान हो गया है इसका तो आकलन अभी बाकी है, मगर फिलहाल जंगल की दावानल को बुझाने की एक बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी है। आग हमारे लिए बड़ी चुनौती है और इसके शांत करने के लिए, वनाग्नि को शांत करने के लिए, आग बुझाने के लिए सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो सेना की मदद लेनी हो, अन्य संस्थानों की मदद लेनी हो, लोगों को लगाना हो या इसमें कड़ाई करनी हो। जो लोग इसको जो है कहीं पर भी आग लगाने में शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी हो, वो सभी विकल्पों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी हम इस पर काबू पाएं। सुलगते जंगल की ये तस्वीर रुद्रप्रयाग से आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ का 80 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल भयंकर आग की लपटों से प्रभावित हुआ है। झुलसते जंगलों से जंगली जानवर निकलकर अब आबादी वाले इलाकों का रुख करने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ वन विभाग की नर्सरी में भी भयंकर आग लगने से काफी संख्या में नई पौध जलकर राख हो गई। वन विभाग के साथ प्रशासनिक अमले की कोशिश है कि जंगल की आग को जल्द से जल्द काबू में लाया जाए, मगर ये कोशिशें कब रंग लाएंगी इसका इंतजार है। इसी बीच केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के दायरे में आने वाले केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर रामबाड़ा के पास हरे भरे जंगल में आग लगा रहे 6 लोगों पर कार्रवाई की गई है। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के उखीमठ रेंज के जो केदारनाथ पैदल मार्ग है उसके समीप 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। ये उक्त मार्ग में रामबाड़ा अनुभाग के सेंचुरी क्षेत्र में अतिक्रमण का प्रयास करने के लिए वहां पे क्षेत्र को क्लियर करके वहां पे आग लगा रहे थे, जिसके कारण वहां पे पेड़ पे आग भी लग गई और प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में वहां पे टीम निगरानी के लिए गई हुई थी और उनके द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया और उनको सोनप्रयाग लाया गया है। और इनके विरुद्ध जो है वन अधिनियम के तहत और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जंगल में फैलती दावानल से पौड़ी जिले में भी जंग जारी है। यहाँ वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहले श्रीनगर के जीवी के हेलीपैड पर आग से दो हाथ करने के लिए पानी की बकेट के साथ तैयार हुआ। फिर अलकनंदा नदी पर जीवी के डैम की झील से बकेट में पानी भरकर आसपास के सुलगते जंगलों पर बौछार की।
उम्मीद की जा रही है कि इस हेलीकॉप्टर से बरसाया जा रहा पानी जंगल की आग को बुझाने में काफी मददगार साबित हो रहा है। उधर चमोली में भी जंगल धू धू कर जल रहे हैं। कई हेक्टेयर क्षेत्र की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। जानकारी के मुताबिक फायर सीजन शुरू होने के बाद से यहां अभी तक 123 वन अग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल तो आग बुझाने की कवायदें युद्ध स्तर पर यहां भी चल रही हैं और हाल ही में जंगल में आग लगाने के मामले में 4 लोगों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। टमेला के पास कुछ लोग जंगलों में आग लगा रहे हैं करके और वो वहां से भाग करके आगे निकल गए हैं। इसके बाद कर्णप्रयाग पुलिस चौकी में ग्रामीणों द्वारा तहरीर दी गई कि कुछ लोग आगे हैं और उनके पास कुछ बोलेरो गाड़ी में आ रहे हैं, तो कर्णप्रयाग चौकी में उन लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद हम कर्णप्रयाग थाने में गए, उनको पकड़ा और उनको सुसंगत जो वन अधिनियम की धाराएं उनके खिलाफ दर्ज करके उनको लेकर आ गए। हालांकि जंगल की आग को बुझाने की इन तमाम कोशिशों के बीच कुदरत की भी नेमत बारिश के रूप में धधकते जंगलों पर बरसी। तस्वीर टिहरी जिले की है। यहाँ सुलगते जंगलों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। ऐसे में अचानक मौसम ने करवट बदली। टिहरी जिले के ऊपरी हिस्से में खूब ओले गिरे तो निचले हिस्से में जबरदस्त बारिश ने कई हद तक जंगलों की आग पर काबू पाया। बारिश से राहत उत्तरकाशी के बाशिंदों को भी मिली। यहाँ उम्मीद की जा रही है कि ये झमाझम बारिश आसपास पहाड़ों में लगी आग की तपिश को ठंडा जरूर कर गई होगी। फिलहाल तो जहां राज्य के कुछ जिलों में तपती धरती और तपते जंगल पर बारिश की बौछार ने राहत पहुंचाई, ऐसे में यही बारिश इन जंगलों में रह रहे वन्य जीवों के लिए खासकर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर धधकते जंगलों की तपिश को ठंडा करने के लिए इंसानी कोशिशें भी युद्ध स्तर पर जारी हैं। उम्मीद है 4 धाम यात्रा के शुरुआती दौर में ही धू धू कर जल रहे राज्य के ये तमाम जंगल शांत होंगे। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, श्रीनगर से सिद्धांत उनियाल और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और एक बात समझ लीजिए कि जंगलों की आग सिर्फ उत्तराखंड की समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया भर के देश जो है जंगल की आग से जूझ रहे हैं। पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद इंसान जो है धधकते जंगलों को बचाने में नाकाम साबित हो रहा है। अब देखिए जापान के जंगलों में किस प्रकार भीषण आग लगी हुई है। वहां के कई इलाकों में जंगल में आग लगने के बाद सफेद धुआं तेजी से आसमान की तरफ उठता हुआ नजर आ जाएगा, जबकि नीचे लकीर की तरह आग की लपटें नजर आती हैं। वहां भी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। जापान की वायु सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हेलीकॉप्टर पानी लेकर जंगलों में छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इतनी भीषण आग पर काबू पाना आसान नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे बौछार होती है और ज्यादा आग देखने को मिलती है और मुश्किल हो जाता है। 10 मई को अक्षय तृतीय है। कहते हैं इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल कभी क्षीण नहीं होता। एक अच्छी शुरुआत के लिए इस दिन को बेहद अहम माना जाता है और इसी दिन से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है। 6 मई को ऊखीमठ से चली भगवान केदारनाथ की डोली अपने समस्त पड़ावों को पार कर कल शाम को केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी। फिर शुक्रवार को कपाट खुलेंगे। इससे पहले जहां जहां भगवान की डोली पहुंची, भक्तों ने बाबा केदार का जबरदस्त स्वागत किया। लोगों ने डोली पर फूल माला चढ़ाई। कई जगह फूलों की वर्षा भी की गई। डोली की अगुवाई कर रहे गढ़वाल राइफल के बैंड ने मधुर धुन बजाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 10 मई को केदारनाथ के अलावा गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे। वहां पर भी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इस बीच 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 21 दिनों में 21 लाख के पार पहुंच गया है। बुकिंग का ये आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बनाता दिख रहा है। उत्तराखंड में 6 महीने के शीतकालीन प्रवास के बाद बाबा केदार की डोली का कारवां पाटा पहुंचा तो उनके स्वागत के लिए स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का रेला साथ साथ चला। हर हर भोले के जयकारों के गूंज के बीच बाबा केदार की विग्रह डोली केदारनाथ धाम की यात्रा पर है। 10 मई को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद शुरू हो जाएगी प्रसिद्ध केदारनाथ धाम की यात्रा। केदारनाथ ही नहीं,
बल्कि बद्रीनाथ धाम भी श्रद्धालुओं की आवाजाही से आने वाले दिनों में गुलजार होने वाला है। ऐसे में जहां मंदिर परिसर को सजाने संवारने का काम मंदिर समिति के जिम्मे है, वहीं और दूसरी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए रोजाना प्रशासनिक टीमें धाम पहुंच रही हैं। बता दें कि 10 मई से चारधाम यात्रा की शुभ शुरुआत के साथ ही केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम श्रद्धालुओं की आमद से गुलजार होने वाले हैं। तो वहीं 12 मई से बद्रीनाथ का दरबार भी बद्री विशाल के जयकारों से गूंजने वाला है। मगर इन धामों की यात्रा शुरू होने से पहले इनकी बुकिंग का आंकड़ा नित नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। 15 अप्रैल से शुरू हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब जून महीने के लिए उपलब्ध रहेगा, क्योंकि मई महीना शुरू होते होते 21 लाख के पार ऑनलाइन पंजीकरण का आंकड़ा चला गया है और इसी वजह से मई के महीने में बुकिंग फुल हो चुकी है। वहीं बगैर पंजीकरण के यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी 8 मई से हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से भी तीर्थयात्रियों की संख्या में और इजाफा होगा। वहीं बीते 21 दिनों में 21 लाख के पार ऑनलाइन पंजीकरण खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चारधाम यात्रा की तैयारियां भी अपने आखिरी दौर में हैं। ऐसे में सरकारी मशीनरी भी इन धामों में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा पाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। फिलहाल तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वहीं यात्रा की तैयारियों के बीच उसके पंजीकरण के बढ़ते आंकड़े नित नई ऊंचाई भी छू रहे हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाए। दुनिया के सबसे मशहूर फैशन इवेंट में से एक मेट गाला में आलिया भट्ट ने अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा। आलिया ने इस इवेंट में रेड कारपेट पर भारतीय फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी की फ्लोरल ड्रेस पहनी, नेट साड़ी उनकी ये थी और विदेशी मंच पर भारतीय संस्कृति के मुताबिक आलिया का ये देसी लुक खूब सुर्खियों में है। आलिया का स्टनिंग लुक, फ्लोरल ग्रीन साड़ी में दर्शकों को बनाया दीवाना। दुनिया के मशहूर फैशन इवेंट्स में से एक मेट गाला 2024 में भारत की ओर से आलिया भट्ट ने शिरकत की। मेट गाला में आलिया भट्ट ने रेड कार्पेट पर अपनी स्टाइल स्टेटमेंट से दर्शकों का दिल जीत लिया। आलिया ने इस इवेंट के लिए न तो वेस्टर्न लुक को चुना और न ही किसी अजीबोगरीब अंदाज को, बल्कि उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति को तरजीह दी। आलिया ने भारतीय फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी की डिजाइन की गई फ्लोरल मिंट ग्रीन नेट साड़ी पहनी थी, जिसने आलिया की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। मिंट ग्रीन कलर की साड़ी में विदेशी धरती पर उनके देसी अवतार को खूब सराहना मिली। आलिया की साड़ी सिल्क फ्लॉस, ग्लास बीडिंग और रत्नों का इस्तेमाल करके बनाई गई है, जो बेहद कीमती है। इस साड़ी की लुक की बात करें तो फ्लोरल प्रिंट पर हाथ से कढ़ाई की गई है। 23 फुट लंबी साड़ी को बनाने में 163 कारीगर लगे। इस डिजाइनर साड़ी को बनाने में 1905 घंटे लगे हैं और अपनी लुक को कंप्लीट करने के लिए आलिया ने खूबसूरत मैचिंग ज्वेलरी भी पहनी थी। मेट गाला इवेंट में आलिया ने दूसरी बार जलवा बिखेरा। इससे पहले साल 2023 में आलिया ने इस इवेंट में डेब्यू किया था। आलिया के अलावा भारत से युवा व्यवसायी ईशा अंबानी ने मेट गाला में शिरकत की। ईशा रेड कार्पेट पर खूबसूरत गोल्डन फ्लोरल आउटफिट पहने नजर आईं। उनके इस आउटफिट को अनीता श्रॉफ और राहुल मिश्रा ने मिलकर डिजाइन किया। इसे बनाने में 10,000 घंटे लगे। मेट गाला इवेंट के रेड कार्पेट पर शामिल होने के लिए दुनिया भर के सितारे पहुंचते हैं। इस साल भी हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज, शकीरा, अमेलिया ग्रेहमलिन, मिंडी कालिंग, अफ्रीकी सिंगर टीला, जेंडिया, डोजा कैट समेत कई सितारों ने अपने फैशन का जलवा दिखाया। फैशन से जुड़े इस शो की हर साल एक थीम निर्धारित दरअसल की जाती है। थीम के हिसाब से ही इवेंट में शामिल होने वाले स्टार्स तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स में अपना जलवा दिखाते हैं और इस साल की थीम द गार्डन ऑफ टाइम थी। मेट गाला शो हर साल न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जाता है। ये न्यूयॉर्क सिटी के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के सपोर्ट के लिए एक चैरिटेबल फैशन शो है। इसकी शुरुआत 1948 में सोसाइटी मिडनाइट सपर के रूप में हुई थी, लेकिन आज ये दुनिया भर में फैशन इवेंट के तौर पर मशहूर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको लेकर चलते हैं मोक्ष नगरी वाराणसी। वाराणसी देश के मौजूदा प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है और यहां से वो फिर से चुनावी मैदान में है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से नामांकन भरने जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा सप्तमी के शुभ मौके पर 14 मई को नामांकन करेंगे, क्योंकि 7वें चरण के नामांकन के लिए 14 मई आखिरी तारीख भी है। उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री काशी की सड़कों पर भव्य रोड शो करेंगे। तैयार हो रही है काशी अपने सांसद के स्वागत को। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी करेंगे भव्य रोड शो। पीएम मोदी काशी के सांसद हैं, उनका काशी आना जाना अक्सर होता रहा है, लेकिन इस बार मोदी की काशी यात्रा की वजह भी अलग है और मायने भी। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वाराणसी से प्रत्याशी बनाया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 14 मई को नामांकन करेंगे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नामांकन करने आ रहे हैं और जिसको लेकर तिथियों का भी ऐलान हो चुका है। 13 और 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे और 14 मई के नामांकन के ठीक एक दिन पहले पूर्व संध्या पर एक विशाल रोड शो भी करेंगे। नामांकन के लिए 14 मई का दिन इसलिए भी चुना गया है कि इस दिन गंगा सप्तमी का शुभ संयोग है। वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। दूसरे 7वें चरण के नामांकन के लिए 14 मई आखिरी तारीख है। वाराणसी लोकसभा सीट पर मतदान की नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार 13 मई की शाम को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भव्य रोड शो करेंगे। माना जा रहा है कि इस बार का रोड शो न सिर्फ भव्य होगा बल्कि ऐतिहासिक भी होगा। लोकसभा प्रबंध समिति ने बैठक करके रोड शो के रूट और तैयारी पर चर्चा भी की। इस रोड शो के रूट की दूरी 5 से 8 किलोमीटर तक रहेगी। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी बीएचयू के सिंह द्वार से रोड शो की शुरुआत करेंगे। रोड शो की शुरुआत से पहले पीएम मोदी लंका स्थित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद लंका, रविदास गेट, 80, शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गोदोलिया, बांस फाटक होते हुए विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाएंगे। संभावना यही है कि 13 तारीख को रोड शो होगा। नामांकन उनका 13 को भी हो सकता है, 14 को भी हो सकता है। जैसा निश्चित होकर के तिथि आएगी उस हिसाब से हम सभी तैयारी करेंगे, लेकिन रोड शो होगा ये तय है। रोड शो किस तरह से होता रहा है वाराणसी में और हर बार हर अगला रोड शो पिछले रोड शो के रिकॉर्ड को तोड़ता है, उसको लेकर पूरे वाराणसी लोकसभा में अद्भुत उत्साह है। एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता और यहाँ की जनता, विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न व्यवसायिक वर्गों के लोग, सब लोग उत्साहित हैं, सब अपने अपने ढंग से तैयारी कर रहे हैं। इस रोड शो के दौरान जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। अलग अलग सामाजिक संगठनों ने पीएम के स्वागत के लिए रोड शो के रूट में स्थान की मांग की है। पूरे रोड शो के दौरान करीब 2 दर्जन से अधिक जगहों पर उनके स्वागत की तैयारी है। माना जा रहा है कि पीएम के रोड शो में लाखों लोग शामिल होंगे। रोड शो के दौरान पूरे रास्ते 100 क्विंटल फूलों से उन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। साथ ही वाराणसी की परंपरा के मुताबिक पारंपरिक वेशभूषा में कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का अभिवादन करेंगे। बताया जा रहा है कि रोड शो के बाद मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और बाबा से जीत का आशीर्वाद मांगेंगे। इसके बाद पीएम काल भैरव मंदिर जाकर भी मत्था टेक सकते हैं। माना जा रहा है कि अगले दिन 14 मई को पीएम वाराणसी से तीसरी बार पर्चा दाखिल करेंगे। पीएम के नामांकन को भव्य बनाने में बीजेपी कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहती। पीएम मोदी के 5 प्रस्तावक अलग अलग विधाओं से होंगे। बीजेपी और एनडीए के बड़े नेता भी पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी करीब 12 मुख्यमंत्रियों, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कई बड़े नेताओं के साथ वाराणसी से पर्चा दाखिल करेंगे।
वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 2 बार से लोकसभा चुनाव में कभी भी घर घर जाकर काशी की जनता से वोट नहीं मांगा है। 2014 और 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले रोड शो किया था और काशी की आवाम ने भी उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाया था। नामांकन के पहले पीएम मोदी रोड शो की उसी परंपरा को इस बार भी निभाने जा रहे हैं। काशी से रोशन जायसवाल और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वोट करो और छूट पाओ। देश के कई हिस्सों में ऐसी खबरें आ चुकी हैं। कहीं छूट जो है रेस्टोरेंट्स की तरफ से दी जाती है, तो कहीं ये तमाम डिस्काउंट अलग अलग ऑफर्स में मिलते हैं। लेकिन इस बार खबर मुंबई से निकल कर आ रही, मुंबई के लोगों को भी मतदान के दिन खास ऑफर मिल रहा है। जी हाँ, ये ऑफर दिया गया है मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी MMOCL की तरफ से। इस ऑफर में वोट डालने पर 10% की छूट की बात कही गई है। उम्मीद की जा रही है कि ये पहल वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में मदद करेगी। – 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को मुंबई में वोटिंग होनी है। इस दिन मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। लोग अपने वोट की कीमत समझें, मतदान के लिए जागरूक हों और बूथ पर जाकर मतदान जरूर करें। इसी मकसद से इस छूट का ऐलान किया गया है। मुंबई में मनाए जाने वाले लोकतंत्र के महापर्व के दिन यानी 20 मई को मुंबई मेट्रो ने यात्रियों के लिए टिकटों पर 10% की छूट का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुंबई के वोटरों को जागरूक करने के लिए मुंबई मेट्रो की तरफ से अहम फैसला लिया गया है। जो कोई भी उस दिन वोट देने जाएगा उसे 10% की छूट मिलेगी। दरअसल MMOCL ने मेट्रो लाइन 2A और लाइन 7 में यात्री करने वालों के लिए अहम छूट रखी है। इसमें कहा गया है कि मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए मुंबई वन कार्ड, पेपर QR और पेपर टिकट का उपयोग करने वाले यात्री मतदान के बाद वापसी की यात्रा के लिए मूल किराए पर 10% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। मुंबई मेट्रो की इस पहल पर मुंबई के लोगों की दिलचस्प प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। बहुत लोगों को वोट करने जाना चाहिए, पर मुझे लगता है फ्री होता तो ज्यादा अच्छा लगता। कुछ नहीं से कुछ अच्छा 10 रुपए है, तो आप वोट करने जाइए और वो 10 रुपए जो आप बचा रहे हो उसकी चाय पीजिए और जागरूक हुई है। आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम गोना से। बट 10 हो ना हो, प्लीज वोट या, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुंबई मेट्रो के ऑफर को कुछ लोग जहां अच्छी पहल बता रहे हैं, तो वहीं ऐसे लोग भी हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इनिशिएटिव तो अच्छा है, बट आइडियली अगर आप सोचो तो आपको 10 रुपए का भी मोटिवेशन क्यों देना चाहिए? ये तो एक तरह का रिश्वत टाइप ही हो गया ना कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, तब जाके आप वोट करोगे। इनफैक्ट ये पब्लिक को खाली सोशल मीडिया पे खाली प्रचार नहीं करना चाहिए कि वोट करना चाहिए, देश में ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है। ये आप खुद भी अपना एक सेल्फ ड्यूटी समझ के जाके आप वोट करना चाहिए। आपको किसी ने ये इंसेंटिव देख के आप वोट करने जाओगे तो फायदा क्या है फिर? बट ठीक है, जो भी है 10 रुपए की छूट तो 10 रुपए की छूट, जाके वोट करना जरूरी है। एक तरफ ऑफर पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो मुंबई मेट्रो के 10% को नाकाफी बताते हुए ज्यादा छूट चाहते हैं। मुझे लगता है 10 नहीं, उस हिसाब से 20 रुपए की छूट देनी चाहिए और लोगों को मेरी विनती है कि वो पूरा का पूरा लाभ लिया जाए। छुट्टी वुट्टी मत लो, मेट्रो से ट्रैवल करो, घर जाओ, अपने जहाँ पे आपका कैंडिडेट है वहाँ पे जाके वोटिंग करके आओ। मुंबई मेट्रो के इस छूट का मुंबई के मतदाताओं पर कितना असर दिखता है, इसके लिए 20 मई का इंतजार करना होगा। लेकिन कर्नाटक के हुबली में ऐसे ऑफर का अच्छा रिस्पांस मिला है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हुबली में 7 मई को मतदान था। लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें, इसके लिए आइसक्रीम शॉप डेरिश की तरफ से एक फ्री आइसक्रीम का ऑफर था। ये स्कीम हुबली में पहली बार ही देखा है और बहुत अच्छा लगा है और हम सब फ्रेंड को बुलाया कि आ जाओ फ्री में आइसक्रीम का। फर्स्ट टाइम यहाँ हुबली में देखा हम लोगों ने और बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो अच्छा लग रहा है, वोट करके भी अच्छा लग रहा है, आइसक्रीम खा के भी अच्छा लग रहा है। ये मेरा राइट था और ये भी मेरा राइट है अब से। मतदाताओं ने वोट दिया और फ्री आइसक्रीम का भरपूर फायदा भी उठाया। लोगों ने इस पहल की तारीफ भी खूब की। ये कैंपेन के जरिए जो भी एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन अपना वोट चला के
डेरिश आउटलेट को आता है। डेरिश के हुबली में 2 आउटलेट्स हैं, एक शिरूर पार्क में है और एक यहाँ पे केशवपुर में है। तो जो भी अपना वोट कास्ट करके हमारे आउटलेट को आता है तो उनको हमारे तरफ से एब्सोल्युटली एक फ्री आइसक्रीम मिलता है। तो इसके जरिए हमारा यही कोशिश है कि हम एक कॉन्शियसनेस को बढ़ाना चाहते हैं सोसाइटी में और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को जगाना चाहते हैं एडिशनल मोटिवेशन देके। कहीं मेट्रो की यात्रा में छूट तो कहीं आइसक्रीम का ऑफर, मतदान प्रतिशत बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, इसके लिए चुनाव आयोग भी तरह तरह के अभियान चला रहा है। पहली बार मतदान करने वाले नए वोटर को यूथ आइकन बनाया जा रहा है, बूथ जागरूकता ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं और इन सब का मकसद सिर्फ एक है और वो ये कि लोकतंत्र के इस महाउत्सव में हर मतदाता हिस्सा ले और देश के लोकतंत्र को और सशक्त बनाने में अपना योगदान दे। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और हुबली से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकतंत्र के उत्सव के बाद अब आपको 7 समंदर पार का उत्सव दिखाते हैं। क्यूबा में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रविवार को विशाल साल्सा राउंड का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में क्यूबा के युवाओं ने सड़क पर रुएडा डे कैसीनो शैली में साल्सा डांस किया। जी हाँ गीतिका, देखिए इस आयोजन का मकसद एक तो सबसे अधिक लोगों द्वारा साल्सा डांस करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। दूसरा जो है क्यूबा की सांस्कृतिक विरासत सोन म्यूजिक और कैसीनी राउंड डांस को सहेजना और प्रसार करना। क्यूबा की सड़क पर सामूहिक साल्सा, एक ताल एक लय पर थिरकते नजर आए साल्सा प्रेमी। क्यूबा में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रविवार को विशाल साल्सा राउंड का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में क्यूबा के युवा हवाना के मशहूर मालिकॉन में इकट्ठा हुए। मकसद था रुएडा डे कैसीनो शैली में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा साल्सा डांस कर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। मालिकॉन के नजदीक सड़क पर सैकड़ों साल्सा डांसर संगीत की लहरियों पर 10 मिनट तक थिरकते रहे और खूब मस्ती की। I like the salsa. I like Rueda Casino. So I like Cuba. I come here 3 times. रुएडा डे कैसीनो शैली में कपल एक सर्कल बनाते हैं और डांस करते एक ही समय में पैटर्न बदलते रहते हैं। गिनीज रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ इस डांस का आयोजन क्यूबा के राष्ट्रीय सोन संगीत दिवस का जश्न मनाने के लिए किया गया था। सोन क्यूबानो क्यूबा की एक नृत्य और गायन शैली है। 1930 के आसपास इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। सितंबर 2012 में इसे आधिकारिक तौर पर क्यूबा की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। इस तरह के आयोजन का मकसद क्यूबा की सांस्कृतिक विरासत सोन म्यूजिक और कैसीनो राउंड डांस को सहेजना और इसका प्रसार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे है। ऐसे में दुनिया भर में इस जानलेवा कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जो ओवेरियन कैंसर के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। जी हाँ वैभव, तो लेकर चलते हैं और इनको मिलवाते हैं उन महिला से और दिखाते हैं कैसे वो ओवेरियन कैंसर जैसी बीमारी के लक्षणों को समझा उन्होंने, उससे बचाव को लेकर दूसरी महिलाओं को वो सजग कर रही हैं। आज हम हेल्थ एंड सेफ्टी काउंसिल के मेंबर्स आप सभी को ओवेरियन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूक करने आए हैं। तो दोस्तों, क्या आप ओवेरियन कैंसर के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि ओवेरियन कैंसर क्या? बच्चों की ये बुलंद आवाज ओवेरियन कैंसर के विरुद्ध एक युद्ध के समान है और इस युद्ध में स्कूली बच्चे जैसे कई और युवा एक सैनिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ये सब कुछ दिल्ली की मेघा आहूजा की देखरेख में हो रहा है। ओवेरियन कैंसर से अपनी मां को खो चुकी मेघा भारत में उस संगठन को चलाती हैं जो दुनिया भर की महिलाओं को ओवेरियन कैंसर के बारे में जागरूक कर रहा है। मेघा आहूजा एक स्कूल संचालक होने के साथ सशक्त द ओवेरियन कैंसर फाउंडेशन भी चलाती हैं, जिसके तहत वो महिलाओं को ओवेरियन कैंसर जैसी बीमारी के लक्षणों को समझने, उससे बचाव को लेकर अवेयर कर रही हैं। इसी सिलसिले में मेघा ने आजकल #AskYourMom कैंपेन चलाया हुआ है।
इस अभियान में उन्होंने खासकर स्कूल और कॉलेज के बच्चों को शामिल किया है। मेघा को उनकी ओवेरियन कैंसर से लड़ाई में आम लोगों का खूब सपोर्ट मिल रहा है। इस बीच उनके #AskYourMom कैंपेन से बॉलीवुड एक्टर राजीव खंडेलवाल भी जुड़े हैं। मैंने ओवेरियन कैंसर को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे पर सशक्त द्वारा चलाया गया #AskYourMom कैंपेन जरूर ज्वाइन करें। मेडिकल साइंस में ओवेरियन कैंसर के लक्षणों में एब्डोमिनल ब्लोटिंग, हमेशा पेट भरा महसूस होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, वेट लॉस और बैक पेन खासकर हैं, जिनको हल्के में लेने की जगह डॉक्टरी परामर्श समय पर लेने की जरूरत है। आज हर 72 में से एक महिला को ओवेरियन कैंसर होता है। ओवेरियन कैंसर से पीड़ित हर 100 में से एक महिला की मौत हो जाती है। ओवेरियन कैंसर महिलाओं में होने वाला 5वां सबसे खतरनाक कैंसर है। केवल 20% मामलों में ही समय पर ओवेरियन कैंसर के बारे में पता चल पाता है। ओवेरियन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के खिलाफ जंग छेड़ने वाली मेघा का मकसद है देश में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचकर उन्हें उनकी सेहत को लेकर सजग बनाना, ताकि ओवेरियन कैंसर उन पर नहीं बल्कि वो ओवेरियन कैंसर पर हावी हो। मेघा ने अपनी मां को ओवेरियन कैंसर की वजह से खोया और बड़ी वजह यही थी कि वक्त पर उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब ये लाखों लोगों को इसी बात के लिए लगातार जागरूक कर रही हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और अगर उनमें कोई भी सिम्टम दिखाई पड़ता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और अभी लाखों लोगों तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन ये तय किया है कि करोड़ों महिलाओं तक पहुंचना है, ताकि कैंसर की जंग मुश्किल भले ही रहे लेकिन ये जंग कोई महिला कभी हारे नहीं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।